जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 5 और 12 है बुधवार, यानी दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेटों की अगर बात करें तो वही बात है कि तमाम जो आंकड़े हैं वो दिन भर के कोरोना पर ही ज़्यादा कॉन्सनट्रेट रहता है कि साहब आज गंगापुर सिटी में कितने आए, आसपास से कितने आए। अच्छा, इन दिनों एक चीज़ और चल रही है कि जो सैंपल आप दे करके आ रहे हैं उसकी रिपोर्ट समय पर नहीं आ रही, 6-6, 7-7 दिन बाद में आ रही है। दूसरी बात यह है कि मोबाइल पर भी कोई मैसेज नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं वो हमें कॉल करते हैं कि साहब मेरे को 5 दिन हो गए, मेरे को 6 दिन हो गए, मैंने सैंपल दिया था, ना तो मोबाइल पे कोई मैसेज आया और ना मेरी अभी तक कोई रिपोर्ट आई है। इस बारे में जो प्रभारी हैं विजेंद्र जी, उनसे भी हमने बात की है। दरअसल क्या इन दिनों मामला थोड़ा सा ये कोरोना का इसका ऐसा चल रहा है कि हम किसी को लाइव जोड़ते भी नहीं हैं और इनवाइट भी नहीं कर पा रहे हैं। इन दिनों हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हम इनवाइट करते रहते हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि उनसे फ़ोन कॉल के माध्यम से जवाब ले लें और उनके काम में भी उनको डिस्टर्ब ना करें। तो खुद उनका भी यही कहना था विजेंद्र जी का कि बिल्कुल समय पर जांच नहीं आ पा रही है, रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। सवाई माधोपुर की, खंडार की, बौली की रिपोर्ट तो फिर भी एक दिन में या दूसरे दिन अपडेट हो जाती है, लेकिन गंगापुर सिटी की जो रिपोर्ट हैं वो 6-6, 7-7 दिन तक नहीं आ रही। मोबाइल पर भी कोई मैसेज नहीं आ रहा। पदम जी, आपके पास भी आ रही है इस तरह की सूचनाएं? बिल्कुल है ना, काफ़ी लोगों की शिकायत है। हाँ, कि लोगों की रिपोर्ट टाइम पे नहीं आ पा रही है। चलिए, तो मैं पहले तो आपसे अपील करूंगा कि फटाफट खबरों को शेयर करें आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और आज के दिन भर की जो तमाम खबरें हैं वो बता पाएँ। दूसरी बात, अब मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आपको अपने अंदर कोई ऐसा सिम्टम्स नज़र आता है तो रिपोर्ट का, जांच का इंतज़ार ना करें, तुरंत ट्रीटमेंट लेना शुरू करें और ख़ुद को घर पे आइसोलेट कर दें। बिना वजह घूमने की, निकलने की आवश्यकता नहीं है और एक लापरवाही ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है दोस्तों कि लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत ही ट्रीटमेंट शुरू करना है। जांच का या किसी रिपोर्ट का इंतज़ार ना करें। बेहतर यह है तुरंत चिकित्सक से मिलें और जो भी सिम्टम्स हैं आपके पास उनके आधार पर आप ट्रीटमेंट शुरू कर दें। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप शेयर कर रहे होंगे। और आज पदम जी भी आ गए, कल पदम जी एब्सेंट थे, खाना खा के और लेट गए थे। राज्य में कोरोना अब नियंत्रण में है, बिल्कुल स्थिति थोड़ी सी संभली है और इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ कि लोग शुरू में शायद पैनिक ज़्यादा हो गए थे, हॉस्पिटलों की तरफ तेज़ी से दौड़ने लगे, हॉस्पिटलों पर दबाव तेज़ी से बढ़ने लगा और शायद वो चीज़ें जो है ना वो एक साथ प्रशासन संभाल नहीं पाया, वरना अब स्थिति नियंत्रण में है। पहले अफरा तफरी का माहौल था हाँ हॉस्पिटलों में, अब अफरा तफरी नहीं, अब शांति से आराम। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आज की जो रिपोर्ट आई है ओवरऑल राजस्थान की, पूरे राजस्थान की जो रिपोर्ट आई है उसमें रिकॉर्ड आज रिकवर होने वालों की संख्या ज़्यादा है और संक्रमित होने वालों की संख्या कम है। पहली बार हो रहा है ऐसा कि रिकवर होने वालों की संख्या अच्छी है, 17,022 जो लोग ठीक होकर के अपने घर चले गए, जबकि संक्रमित हैं 16,815। तो ये एक राहत वाली बात है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद ये अपने पीक पर जाएगा। सोशल साइट पर बहुत तरह की अफवाहें आती है दोस्तों, उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। आप देखिए, एक जो मैसेज है वो कि साहब WHO ने ये घोषणा करी है, ये पिछले साल से ही लगातार चल रहा है, ये मैसेज अभी तक चल रहा है सोशल साइट पे। दूसरी बात कि साहब फलाने ने ये कह दिया कि साहब अब जो तीसरी लहर और आने वाली है वो 15 गुना अधिक होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं है। लोगों ने आज सोशल साइट को इस तरीके से अपने आप को हाईलाइट करने का एक तरीका बना लिया कि लोग कुछ भी कह देते हैं, कोई भी बयानबाजी कर देते हैं। अरे राजस्थान में राजचंद्रों की कमी नहीं है। हाँ, नहीं, राजस्थान हिंदुस्तान में ही 1000 मिलेंगे रायचंद, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि बिल्कुल ये तो है ही। और हमको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, अपना जो माइंड है उसको यूज़ करें सर, और कुल मिला करके इन अफवाहों से बचें। अब स्थिति नियंत्रण में है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो मैं एक बात आपको बता दूं, ऑक्सीजन के लिए भी अब राजस्थान में राहत है कि तेज़ी से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी है, सब जगह ऑक्सीजन पहुंच रही है। हालांकि हमारा सरकार से इतना निवेदन ज़रूर है कि छोटे शहरों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाए तो बेहतर होगा, वहाँ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रदेश में विभिन्न संगठनों और भामाशाहों के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जो रफ्तार है वो अब पकड़ती जा रही है। लोग अपने अपने हिसाब से, जो भामाशाह हैं वो अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें अब कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। जयपुर फुट के जो जनक है प्रेम भंडारी जी, उन्होंने विदेश से
आज ऑक्सीजन भेजी है जो शाम तक शायद जोधपुर पहुंच गई थी। हमने जब उसकी खबर की पुष्टि की तब, और तो कुल मिलाकर के भामाशाह आगे आ रहे हैं। सरकारी आपको एक बात और बता दूं, 60 से अधिक स्थानों पर बहुत जल्दी ऑक्सीजन के नए प्लांट लगने वाले हैं। 7 फर्मों ने इसके लिए प्रस्ताव भेजे हैं आज स्वायत्त शासन विभाग को। तो उम्मीद ये करते हैं आने वाले समय में शायद मेडिकल की व्यवस्थाएं जो हैं वो सुधरेंगी, क्योंकि बहुत लापरवाह थे हम इस क्षेत्र को लेकर के। सरकारों को सोचना पड़ेगा, प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि हम बेहताशा लापरवाही कर रहे थे इस क्षेत्र में। अब कम से कम ये एक टाइम आया है जब आप रिव्यू कर सकें और ये सोच सकें कि साहब अब हमको चिकित्सा सुविधाएं जो हैं उनमें विस्तार करना पड़ेगा, उनको सुधार करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन से भी अब थोड़ी सी राहत मिल रही है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, लोग वक्त बीमार वही पड़ रहे हैं जो पुलिस से बचने के लिए या तो मास्क लगाते हैं, जो खुद अपने आप में गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। धोखा दे किसको रहे हैं? पुलिस वाले को थोड़ी दे रहे हो आप धोखा। आप अपने आप खुद को धोखा दे रहे हो, अपने परिवार वालों को धोखा दे रहे हो। मेरा आपसे मानना है दोस्तों, कहना आपसे निवेदन है, आप बिल्कुल मास्क लगा के ही बाहर निकले पुलिस के जरूरी काम हो तो ही, हाँ जब भी निकले, और पुलिस के वैसे आप मास्क नहीं लगाएं, ये आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं और बहुत जल्दी हालात जो है वो सामान्य हो सकते हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि एक और खबर आई है रोडवेज़ के नज़रिए से, वहाँ से रोडवेज़ विभाग से एक खबर आई है कि जिनके परिजन ख़त्म हो गए हैं और जो हरिद्वार अस्थि कलश विसर्जन के लिए लेकर के जाते हैं, अब रोडवेज़ उनको एक सुविधा देने जा रहा है। हर जिला मुख्यालय से रोडवेज़ बस जाएगी जिसमें 2 यात्रियों को निःशुल्क ले जाया जाएगा। ये आपको ध्यान होगा पिछली बार भी हुआ था, ये कोरोना के समय ही ये पिछली बार भी हुआ था। और अभी भी रोडवेज़ विभाग जो है, परिवहन विभाग, उसने ये घोषणा की है कि 2 जो यात्री हैं उनको निःशुल्क ले जाया जाएगा। और इस योजना का जो नाम है राजस्थान रोड मोक्ष कलश योजना, उसके अंतर्गत ये संभव हो पाएगा। और रोडवेज विभाग ने ये व्यवस्था की है। नहीं, बिल्कुल, और पिछली बार भी की थी ये। तो ये भी एक खबर आई है। वहीं जन अनुशासन पखवाड़े में पुलिस की सख्ती का असर अब कुछ नज़र आने लगा है। ये तो सही बात है, अब दिखने लगा है लोगों में थोड़ा सा प्रभाव कि लोग हाँ अब सचेत भी होने लगे हैं, गंभीर होने लगे हैं और बिना वजह अब बाहर नहीं भी निकल रहे हैं। जिनका ज़रूरी है, इमरजेंसी काम है। आज शाम को पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी से और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी से भी हमारी बात हुई है। और गंगापुर प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी पुलिस प्रशासन, हाँ बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि वो अब ठीक हो गए, रिकवर कर चुके हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। हिमांशु जी से आज हमारी मुलाकात हुई है और अपनी ड्यूटी पर वो लौट आए हैं। तो उनसे भी बात हुई है और उन्होंने कहा कि बिना वजह किसी को परेशान नहीं किया जाता, लेकिन लोगों से भी ये अपील है कि वो बिना वजह घर से बाहर निकलें भी नहीं, जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। और सबसे अच्छी बात है कि हम धीरे धीरे अब इसको खात्मे की ओर लेकर के जा रहे हैं। जनता अगर रुक जाएगी अपने घरों में, खुद अपने आप में अनुशासन अपना लेगी, तो शायद कोरोना की जो चैन है उसको हम तोड़ देंगे और सरकार को कोई सख्त कदम ना उठाना पड़े। अभी भी शायद कैबिनेट की बैठक चल रही है और कोई चीज़ बाहर निकल करके अभी आई नहीं है। 7:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में, और जो मंत्री हैं वो अपने निवासों से BC के माध्यम से जुड़े हैं। हो सकता है बड़ा फैसला हो सके, और सबसे बड़ा फैसला तो यही हो सकता है कि एक तो शादियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए जहाँ भीड़ इकट्ठी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये एक फैसला हो सकता है। और जिन जिलों में संक्रमण सबसे ज़्यादा है, शायद हो सकता है उनमें पूर्ण कर्फ्यू या पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। बाकी मुझे नहीं लगता कि शायद पूरे राजस्थान में पूर्ण लॉकडाउन लगेगा। सकता है, इससे गरीब मजदूर आदमी पिस जाएगा इसमें। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वो तो शायद गहलोत सरकार ये कदम तो ना उठाए कि पूर्ण लॉकडाउन लगाए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि शादियों पर या भीड़ भाड़ वाले जो आयोजन हैं उन पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाए, और जो सबसे ज़्यादा संक्रमित ज़िले हैं उनके बारे में कुछ सख्ती की जाए। तो ये है बंगाल चुनाव परिणाम के बाद हिंसा की खबरें भी सोशल साइट पर ज़बरदस्त ट्रेंड कर रही हैं। दीदी तीसरी बार बन गई, हैट्रिक लगाई उन्होंने, उनको बधाई। शपथ भी उन्होंने ले ली है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उनको शपथ दिलवाई। 50 से ज़्यादा मेहमान थे नहीं शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया था। तो सादा समारोह हुआ था और शपथ ली वहाँ पर। लेकिन जो खबरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं वो वाकई में दिल को दुखाने वाली तो हैं
कि लोकतंत्र की इस तरह हत्या नहीं होनी चाहिए। सरकार किसी की भी बने, जनता ने अपना जनमत दे दिया, उन्होंने विश्वास जता दिया, लेकिन उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन किसी की भी सरकार को कानून हाथ में लेने की तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। सभी को जीने का अधिकार है, अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है, सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। तो क्षेत्रीय पार्टियां कई बार अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के कार्यकर्ताओं को खड़ा करती है कि वो शायद फिर भविष्य में इस तरह की हरकतें करते हैं। तो चलिए, पश्चिम बंगाल से ये खबरें ज़रूर आ रही हैं लगातार। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, ये सही बात है। ग्रामीण क्षेत्र से सबसे ज़्यादा खबरें आ रही हैं और वहाँ जितनी भी ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं उनसे भी हमारा ये निवेदन है कि सर, इतना बजट तो आपके पास होगा कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपनी ग्राम पंचायत में जिस तरह आपने पिछली बार अच्छी पहल की थी, क्यों पदम जी, पिछली बार सरपंचों ने बहुत बढ़िया योगदान दिया था ग्रामीण क्षेत्र में। सैनिटाइज़र की व्यवस्था करवाना है या मास्क के लिए उनको जागरूक करना है, इस तरह के कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत में चलाए जाने चाहिए सरपंचों के द्वारा। आज सरपंच संघ ने भी 5 करोड़ 61 लाख की राशि देने का फैसला किया है मुख्यमंत्री सहायता कोष में कोविड में, और इसलिए वैक्सीन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए सरपंच संघ ने फैसला लिया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का सरपंच 5100 रुपये का योगदान देगा और कुल मिलाकर के लगभग 11,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, तो वो पैसा कलेक्ट करके और 5 करोड़ 61 लाख के समथिंग वैक्सीनेशन के लिए सरपंचों के द्वारा दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबरें थी राज्य स्तर की। उम्मीद कर रहा हूँ आप शेयर ज़रूर कर रहे होंगे। कितने लोग जुड़े हुए हैं? 200। चलिए, तो कुल मिलाकर के है कि कम शेयर कर रहे हैं अभी तक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबरें हैं, तो नदबई से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई कि परिचित के द्वारा ही कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिला करके और अपने ही परिचित से 20,000 रुपये की लूट का एक मामला सामने आया है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और खेरली मंडी से आलू बेच करके जब पीड़ित आ रहा था तब वो परिचित उसको मिला, कोल्ड ड्रिंक्स पी और वहाँ नशीला पदार्थ उसमें डाल दिया और उसके बाद में 20,000 की लूट का ये मामला सामने आया है। सेंडोली के रहने वाले हैं और आरोपी है जयप्रकाश और पीड़ित है होती सिंह जाट, दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। भरतपुर से अगली खबर, भुसावर एसडीएम मुनिदेव यादव, याद होगा अच्छी तरह आपको, मुनिदेव जी यहाँ भी रहे थे और उसके बाद में प्रमोशन होकर के फिर वो यहाँ से चले गए थे। यहाँ भी कार्यकाल बड़ा शानदार रहा उनका। तो अब वो भुसावर में हैं एसडीएम, तो उनके प्रयास रंग ला रहे हैं और कई लोग समझाइश के बाद अब अपनी जो आने वाले समय में शादियाँ हैं उनको स्थगित कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो उनकी जो मुहिम है वो काम कर रही है। नदबई विधायक जोगिंदर अवाना ने आज अपने विधायक कोष से 81 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इससे मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, मेडिकल सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा सीएससी नदबई और उज्जैन में। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले प्राथमिक जो चीज़ें हैं वो खरीदी जाएं और जो अस्पताल हैं उनमें स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनमें विस्तार किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने पैसा दिया है। वहीं नदबई नगर पालिका ने भी आज सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज़ करवाया। ये बहुत अच्छी पहल है। हम भी नगर परिषद से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और चल भी रहा है अभियान नगर परिषद के द्वारा सैनिटेशन का काम। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से ज़्यादा बड़ी खबरें हैं नहीं और ज़िले में बेवजह घूमने वालों पर पुलिस की जो कार्रवाई है वो जारी है और संस्थागत उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है और साफ निर्देश दे दिए हैं कि रिपोर्ट आने के बाद ही आपको छोड़ा जाएगा, चाहे 2 दिन हो चाहे 3 दिन हो। तो पुलिस इस मामले में अब सख्त है। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली ज़िला कलेक्टर सिद्धार्थ जो है सिहाग, उन्होंने आमजन से अपील की है कि वो सहयोग करें सरकार का, ताकि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं अस्पतालों में उनको बढ़ाया जाए। और इसी के चलते कई सारे भामाशाह सामाजिक संगठन जो हैं वो सामने आए हैं सर। और अब लोग बढ़ चढ़ करके, देखिए लोगों ने तो पिछले टाइम भी बहुत बढ़िया योगदान दिया था। अगर जनता सहयोग नहीं करती तो प्रशासन अकेला इन अव्यवस्थाओं को और इस पूरे मामले को संभाल नहीं पाता। तो जनता ने पहले भी बहुत अच्छा सहयोग किया और जनता अब भी बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रही है। और ज़िला कलेक्टर की एक अपील के बाद ही आप देखिए कि वहाँ अच्छा पैसा अस्पताल को दिया गया। गुडला के जो सरपंच है शेर सिंह जी, उन्होंने 51,000 रुपये, वेद प्रकाश जी उपाध्याय हैं उन्होंने 25,000 रुपये की राशि दी।
इसके अलावा मनोज गर्ग जी हैं 1,21,000 इसके अलावा समाज सेवी अमीनुद्दीन है, उन्होंने 1 लाख रुपए। तो इससे मेडिकल उपकरण खरीदे जाएंगे और उम्मीद ये करते हैं अस्पतालों की जो दुर्दशा है ना और जो अव्यवस्था है उसमें सुधार ज़रूर होगा। जी हम जो भी समाज सेवी है उनसे एक निवेदन करना चाहेंगे, जो ये पशु पक्षियों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए इस टाइम। पशु नहीं, श्याम जी ने बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज भेजा है कि एक तो हमारा पशुओं के चारे की व्यवस्था, देखिए वैसे हम भी हमारे हिसाब से करते हैं, सुबह सब्जी मंडी से जो कुछ भी मिलता है लौकी वगैरह या कोई सब्जी जो है वो डालते हैं, क्योंकि अब इनका रखवाला कोई नहीं है सर। इसी तरह पक्षियों के लिए गर्मी बहुत है, तो उनके लिए भी आप पानी की, भोजन की या जो भी दाने की है वो व्यवस्था करें तो अच्छा रहेगा। भी लोगों ने गायों के लिए नहीं बिल्कुल किया है बहुत अच्छे तरीके से सर। इस बार कम हो पा रही है लोगों वो चीज़ें भी हमें बहुत याद आती हैं और वही दौर था सर, उस समय यहीं से लाइव किया करते थे। क्योंकि अजय जी मरने के बाद भी तो आप गौ सेवा में दान करते हो, जिंदगी बिल्कुल 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 जिंदगी कर लो। तो लोग बढ़ चढ़ करके सर सहयोग कर रहे हैं और हमारे पास भी लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं। हम आपको कल कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे सर जिन्होंने अपनी ओर से, किसी ने 25 सिलेंडर, किसी ने 30 सिलेंडर, किसी ने 60 सिलेंडर ऑक्सीजन के जो हैं वो दिए हैं यहाँ पर। तो उनसे आपकी मुलाकात हम कल करवाएंगे और बताएंगे कि हाँ लोग यहाँ भी सामने आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कल राधेश्याम जी हैं और भी कुछ लोग हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि सर तो हम भी प्रयास ये कर रहे हैं कि कुछ कर पाएँ और कुछ दे पाएँ। तो बिल्कुल लोग आगे आ रहे हैं और जितना हो सकता है उतना सहयोग अगर लोग करते हैं तो फिर कोई सी भी जंग हो सर उसको हम जीत सकते हैं एक दूसरे के सहयोग से। चलिए, तो करौली में अच्छी पहल की लोगों ने, सीएम की अपील का असर भी देखने को मिल रहा है। हिंडौन और टोडा भीम क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शादियां स्थगित कर दी, जिनकी 26 मई को है, किसी की 21 मई को है। उन लोगों ने आगे से बढ़ करके और एसडीएम महोदय के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। ये अनाज मंडी तो खुल गई शायद? नहीं, अनाज मंडी अभी बंद है। नहीं, आज मैंने वो जो तुलाई सरकारी काटा वो देखा, वो तुलाई चालू है। तो इस बारे में आप कंफर्म करके बताएं कि ये मामला क्या है सर, अनाज मंडी कब खुलेगी? देखिए अनाज मंडी तो बंद है, अनाज मंडी जो है ना वो तो बंद है सर, लेकिन सरकारी कांटे की जैसे ये कह रहे हैं वो पदम जी और कंफर्म करके आप लोगों को बता देंगे। वैसे ये कह रहे हैं कि अगर चालू है, सरकारी कांटा चालू है जिसमें गेहूँ तुला, हाँ तुल रहा है, तो वो शायद चालू हो। बाकी अनाज मंडी जो है ना किसानों की, कृषि विपणन वाली, वो बंद है। वो फल सब्जी मंडी में चालू है कांटा सरकारी। करौली ज़िले में कोरोना का आंकड़ा 223 है आज का जो हमारे पास रिपोर्ट आई है। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर ज़िले में क्या कुछ है, तो खंडार क्षेत्र में जो अवैध बजरी खनन चल रहा है, इसको लेकर के आज जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और एसपी सुधीर चौधरी खंडार, मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा, इन जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया। आज खंडार के बाज़ारों में भी घूमे और सीताराम पोसवाल खिरनी भामाशाह ने ऑक्सीजन के लिए 11 लाख रुपए दिए। बहुत अच्छी बात। ये जलधारी जी भेज रहे हैं मैसेज, बहुत बढ़िया जलधारी जी, आपने एक अच्छा मैसेज भेजा है कि सीताराम जी पोसवाल हैं खिरनी के, उन्होंने ऑक्सीजन के लिए 11 लाख रुपए दिए हैं ताकि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सके। तो ऐसे लोग हैं सर जो बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं और कैसी भी फिर मुसीबत हो फिर आदमी अकेला भी महसूस नहीं करता और उन्हें लगता है कि हाँ मेरे साथ लड़ने वाले बहुत खड़े हैं। और देखिए आप ने एक चीज़ गौर की होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी दुर्दशा को सुधारने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है भामाशाहों का। ठीक है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की की और कर रहे हैं लगातार भामाशाहों की वजह से। तो आइए चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम तरक्की कर सकते हैं अगर हमारे भामाशाह मिल करके, सामाजिक संगठन मिल करके, लोग मिल करके अब ये बीड़ा उठा लें कि हमको चिकित्सा सेवाओं में भी अब सुधार करना है। लेकिन प्रशासन को भी एक संकल्प लेना पड़ेगा कि भामाशाह तो अपना योगदान कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार करना पड़ेगा और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सरकार के लेवल के जो काम हैं उनको ईमानदारी से करना पड़ेगा, तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं और बहुत तेज़ी से सुधर भी सकती हैं। तो सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और सुधीर चौधरी जी, एसपी महोदय, बिल्कुल आज खंडार के दौरे पर रहे, बाज़ारों में घूमे और सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आई कि अवैध बजरी खनन का मामला अभी भी खंडार क्षेत्र में खूब फल फूल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। इसको लेकर के उन्होंने आज एसडीएम, तहसीलदार और एसएचओ को फटकार भी लगाई। दूसरी बात, बजरी वाले जिन कच्चे रास्तों से होकर के निकलते हैं उन कच्चे रास्तों को तुरंत सील करने, बंद करने के आदेश भी उन्होंने दे दिए, निर्देश दिए हैं कि इन रास्तों को तुरंत बंद किया जाए।
और अवैध बजरी खनन जो है इस पर सख्ती से और तेज़ी से रोक लगाई जाए। इसके अलावा एसपी सुधीर चौधरी है, उन्होंने आसपास सवाई माधोपुर ज़िले के आसपास के जो गांव हैं उनका भी दौरा किया है। लोग कितने सजग हैं, जागरूक हैं, पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी आज उन्होंने देखा है। और अगर इस तरह प्रशासनिक दौरे चलते रहें, जनप्रतिनिधियों के दौरे चलते रहें, तो फिर सब कुछ फिट एंड फाइन रहता है, मेरा ये मानना है। तो ये माधोपुर से खबर थी। अब चलते हैं गंगापुर सिटी, यानी हमारे यहाँ से क्या खबर है। हमारे यहाँ का एक लाइव आपको दिखाया था शाम के समय एवरार जी ने। चारों तरफ पुलिस, लॉकडाउन 11 बजे बाद, और फिर भी अपराधी अपराध करके निकल जाते हैं शहर में। ये सबसे बड़ी अफसोसजनक खबर थी आज की। चौराहे पर हाँ, कि आप देखिए हर चौराहे पर जाप्ता है, पुलिस सरगर्मी से अब गाड़ियाँ लेकर के घूम रही हैं। तो फिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि वो फिर भी अपराध करने से नहीं चूक रहे हैं। एक डिलीवरी बॉय था, उसके साथ चाकूबाजी की घटना हुई और उसके अनुसार, उसके कहने के अनुसार ये था कि साहब 40-50 हज़ार रुपये थे जिसे लूट करके ले गए। वो जख्मी भी हुआ है। पुलिस में हालांकि उसके मामला दर्ज करवा दिया गया है उदयमोड़ थाने में। लेकिन ये जो खबर थी ये बड़ी चौंकाने वाली थी कि लॉकडाउन में अपराध, पिछली बार भी काफ़ी चोरी की घटनाएं काफ़ी बड़ी थी पदम जी, क्यों? एक आध घटनाएं तो आपने और हमने लाइव भी देखी हैं RAC के जवानों के साथ में, कि चोरियां हुई हैं दुकानों में ज़बरदस्त पिछली बार। तो अपराधों का ग्राफ क्यों बढ़ता है ये समझ नहीं आता। तो ये एक बड़ा मामला जो है वो सामने ज़रूर आया था गंगापुर सिटी से। लिस्ट समय पर नहीं आ रही है और मोबाइल पर मैसेज नहीं आ रहे हैं। ये खबर मैंने आपको शुरू में बताई कि गंगापुर सिटी में ये सबसे बड़ी समस्या चल रही है कि लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा सामने नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ। और वो बंदा 5 दिन तक 6 दिन तक लगातार घूमता रहता है, लोगों से मिलता रहता है। अब आप बताइए, दोष उसका भी नहीं मानते हम। समय पर अगर रिपोर्ट आ जाए और समय पर बंदे को पता चल जाए तो कम से कम उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और संक्रमण सेपरेशन को भी हम रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और लगातार ये प्रॉब्लम आ रही है कि 5-5, 6-6, 7-7 दिन लेट जो है वो रिपोर्ट आ रही है, परिणाम आ रहे हैं, मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आ रहा। और मैं खुद इस बात को कह सकता हूँ, मेरे खुद की कोई मैसेज मोबाइल पर नहीं आया, जबकि मेरी मिसेज ने जब सैंपल दिया था तो वो मेरे मोबाइल पे आया। पता नहीं क्या चक्कर है, इसके पीछे कारण क्या है भाई। और ये तो गलत बात है। फिर वो 6 दिन तक 7 दिन तक वो आदमी तो घूमेगा। हालांकि खुद विजेंद्र जी भी इस बात को, जो प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ सर ये सही बात है, सिस्टम की पूरी लापरवाही, फेलियर है ये। और आपको मैं बताऊं, जैसे आज हमारे पास एक लिस्ट आई, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की आई। वो 30 तारीख की थी और 1 तारीख की थी। उसमें 723 तो पॉजिटिव बताए गए और 794 वो बताए जो नेगेटिव हैं। अच्छी बात है कि नेगेटिव की संख्या ज़्यादा है, पॉजिटिव की कम है। लेकिन आप सोचिए ये लिस्ट कब की है, 30 की और 1 की, जबकि 5 तारीख हो गई आज। तो लिस्टें टाइम पर नहीं आना भी बहुत बड़ा एक सेपरेशन का वजह बन रहा है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अस्पताल की स्थिति ठीक है। कोई तो प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनकी जांचों की कोई टेस्ट में नहीं है। हाँ, एक जो शुल्क है, पैसा, फीस है, कोई कितने ले रहा है। प्राइवेट स्कूल जो, सॉरी, प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो मनमानी कर रहे हैं सर। बिल्कुल, उनमें भी कोई फिक्स रेट नहीं है। और आज तो एक बहुत बड़ा लेख भी मैंने कहीं पढ़ा था कि साहब सबसे ज़्यादा ध्यान अब इन पर दिया जाना चाहिए कि आखिर निजी अस्पताल जो हैं जिनको रिजर्व कर रखा है, उसके बावजूद ना तो वो पेशेंट का ठीक से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और दूसरी बात इस मामले में लूट अच्छी खासी कर रहे हैं। जांच के नाम पर लूट मच रही है। बिल्कुल, और बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स के नाम पर भी, उपकरणों के नाम पर भी ज़बरदस्त। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात, जो मेडिकल की दुकान है उन पर कोई जांच नहीं है, कोई नहीं है, मन मर्जी से सामानों को बेच रहे हैं। कोई जो ऑक्सीमीटर लगाता है कोई 1500 का बेच रहा है और कोई 2500 रुपये का बेच रहा है। कम से कम तय तो होनी चाहिए एक रेट। नहीं, ये कल मुद्दा कल भी हमने, नहीं बिल्कुल ये सरेआम काला बाजारी है। और कल भी हमने ये मुद्दा उठाया था कि प्रशासन को या संबंधित अधिकारियों को इस बारे में गौर करना चाहिए कि ऐसा ना हो किसी एक चीज़ को संभालने के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ों को लूज छोड़ दें और फिर उनके जो परिणाम हैं वो दूसरे निकल करके सामने आए। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। कालाबाजारी मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी सबसे ज़बरदस्त चल रही है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी नहीं की। मेडिकल की दुकान पे दुखी आदमी जाएगा, जाने कैसे कैसे व्यवस्था करके जाता है और वहाँ पर लूट मच रही है। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये बिल्कुल प्रशासन के लिए एक सोचने का विषय ज़रूर है कि इन चीज़ों को भी संभाला जाना चाहिए।
और चीज़ें तो सब संभाल लेंगे। आज संगनेर के जो विधायक महोदय हैं लाहौटी जी, आज उन्होंने भी मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा और उसमें कहा था कि साहब आप तो कुछ व्यवस्थाएं कर दो, बाकी सारी व्यवस्थाएं तो हम संभाल लेंगे। तो ये जज्बा भी होना चाहिए। लोग भी तैयार हैं, लोग सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन बस वही बात है सर कि प्रशासन को अपने स्तर के जो काम है ना वो ईमानदारी से करने पड़ेंगे, तो ही व्यवस्थाओं में सुधार हो सकता है। लोग हमेशा से आपका सहयोग करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक वीडियो और आज, हाँ, मेडिकल वाला है वो लाइव पे आने को तैयार है। वो बताएगा ऑक्सीमीटर कितने का आ रहा है, कौन सा असली है कौन सा नकली है। असली नकली के खेल में घालमेल चल रहा है रेटों में। नहीं बिल्कुल कोई पता नहीं पा रहा ये असली है कि वो नकली है। वो चीज़ कल परसों भी हमारे सामने आई थी और बहुत जल्दी शायद कल ही हम उन मेडिकल वालों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और वो आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि क्या मामला चल रहा है, घालमेल कहाँ चल रहा है, मेडिकल में, दवाइयों में, ऑक्सीमीटर में, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर जो अब हम ले रहे हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन उनमें, हाँ बिल्कुल, शुगर चेक के लिए है या स्टीमर, हाँ स्टीमर के बारे में भी आया था। जो पहले 900 रुपये का आता था ना स्टीमर, वो 2500 का, कोई 2500 का दे रहा है, कोई 3000 का दे रहा है। ऑक्सीमीटर कोई 2500 को दे रहा है, कोई 1500 को दे रहा है। कल हमारे पास किसी ने भेजा था कि शायद 1200 रुपये में वो अवेलेबल करवा सकते हैं। तो हाँ, तो पता नहीं कि इसमें जो चल रहा है, लेकिन कल हम उनसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। मेरे पास भी किसी ने ये कहा था। तो बिल्कुल कोशिश ये करेंगे हम हमारी जनता को जागरूक रखें और जनता का भला होता रहे, जनता को कोई परेशानी ना हो, आम लोग जो है ना वो लुटे नहीं, सबसे बड़ी बात है। एक तो कोरोना वैसे ही मार रहा है, लॉकडाउन ने उद्योग धंधे हैं उनको वैसे ही प्रभावित कर रखा है, और दूसरी बात आप यहाँ भी निचोड़ करके खा रहे हैं। अजय जी, मेडिकल की दुकान पे और डॉक्टरों के पास में वही आदमी जाएगा, लुटाया आदमी जाएगा, परेशान आत्मा ही जाएगी वहाँ पे। नहीं बिल्कुल। और एक वीडियो और आज हमने डाला था गंदे पानी की सप्लाई का। अब जलदाय विभाग का तो क्या कहना, वो तो उसको तो आनंद आ रहा है वैसे अब जलदाय विभाग को तो, क्योंकि अब कोई ज़्यादा कहने सुनने वाला है नहीं। अजय जी, अमृत योजना का काम बंद ही पड़ा है, लेबर वापस चली गई। अमृत योजना का बंद पड़ा है और पानी की तराई मछली है। आज हमने लाइव भी दिखाया था चूली गेट पे, 4 वार्डों में पानी की तराई मछली है। वो लोग सड़कों पर उतरे थे। और ये सिर्फ 4 वार्डों का मामला नहीं है, गंगापुर सिटी के बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं सर जिनमें अब धीरे धीरे पेयजल का जो मामला है ना वो गहराता जा रहा है, संकट गहराता जा रहा है। जलदाय विभाग से हमारी अपील है, इतने भी बेशर्म मत बनो कि आप सुनना ही बंद कर दो। हज़ारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, लीकेज है। मैं आपको बता सकता हूँ, जाकर के आदर्श नगर पर देखिए, सैनिक नगर पर देखिए, उदय मोड़ पर देखिए, आपको कई जगह लीकेज मिलेगा जहाँ हज़ारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। उसको रोक लीजिए साहब, कम से कम वो हज़ारों लीटर पानी किसी और की प्यास बुझा सकता है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान देना पड़ेगा। और एक घास मंडी का वीडियो था, प्योर नाले का पानी आ रहा था साहब नल में, प्योर नाले का पानी, घास मंडी का ही था मेरे ख्याल से वो। अच्छा जी, हमें ऐसे कुछ लोगों की कमी की वजह से भी गंदा पानी आता है। लोग क्या करते हैं, जो पुराना कनेक्शन होता है, हाँ, उसको छोड़ देते हैं और नया कनेक्शन ले लेते हैं। और नालियों से हमारा लोगों से निवेदन है, नालियों में से होकर अंदर से कनेक्शन ना लें, वो ऊपर से होकर कनेक्शन लें। कुल मिलाकर के ये है कि जल्द से जल्द जलदाय विभाग को अब थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। और क्योंकि पेयजल, गर्मी भी ज़बरदस्त है सर, और गर्मी की वजह से ही पेयजल का जो संकट है वो भी गहराता जा रहा है, तो इस पर गौर करना पड़ेगा। मोबाइल की ट्यून पे कछु पे भी देख लो, हाथ धो, ये करो वो करो। अरे हाथ तो पानी पीने को नहीं है, हाथ कहाँ से धोगा, कहाँ से सैनिटाइज करेगा, पानी की तो व्यवस्था तो करवाएं। तो ये एक बड़ी समस्या है और बिल्कुल जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे कल इस बारे में बात की जाएगी कि सर धीरे धीरे बहुत सारे वार्डों से शिकायत आने लगी है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी खबरें थी आज की, और इसके अलावा कोई खबर नहीं थी। और गंगापुर सिटी, दर्शक बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गंगापुर सिटी के 90% भाग में बिल्कुल पानी की समस्या है। अक्षय जी कह रहे हैं, बिल्कुल अक्षय जी, हालांकि कुछ दिन हालात सुधरे ज़रूर थे, लेकिन अभी भी हालात पानी के मामले में तो गंगापुर सिटी के खराब ही चल रहे हैं। 70% इस जगह पे गंदा पानी आ रहा है आज की तारीख में। क्या कोई अधिकारी पी सकता है, कि जलदाय विभाग का अधिकारी पी सकता है कि इस पानी को? नहीं, उन्हीं को पिलाया जाना चाहिए, उन्हीं को पिलाया जाना चाहिए। और ये फिर वही बात आती है कि जनता आक्रोशित होकर के सड़कों पे उतरती है, और फिर आप आनन फानन में वहाँ पहुँचते हैं और फिर उनको आश्वासन दे देते हैं। वार्ड नंबर 38 में तो आपने आज तक कुछ नहीं किया, कितनी बार आश्वासन आप उनको दे चुके हैं। इससे पहले भी मिर्ज़ापुर के जो लोग हैं, सैनिक कॉलोनी जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने भी कई बार आपके ज्ञापन दिए हैं,
लोगों को 2 दिन का 5 दिन का आप आश्वासन दे देते हैं। लोगों को यदि सड़कों पर मजबूर उतरने को करते हैं ये। नहीं, बिल्कुल लोगों का कोई आना नहीं चाहता सड़कों पर। जलदाय विभाग से हमारी निवेदन है, बार बार रिक्वेस्ट है कि इतने बेशर्म मत बनो सर। इतना पानी अपनी आंखों में रखो कि लोगों को पानी पिला सको। ये बहुत कड़वा सच है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और बड़े कड़े शब्दों में कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये जनता का बुनियादी हक है सर। अगर पीने का पानी, आप कितनी दुआइयाँ दे रहे हैं सर बरसों से, और गाँव चंबल का पानी आ गया और ये हो गया और वो हो गया, अब अमृत बहेगा। अमृत छोड़ के कीचड़ भी जो है ना, वो देखो आप घास मंडी में क्या हो रही है कंडीशन लोगों की। गाँवों की भी स्थिति खतरनाक है। गाँव हाँ बिल्कुल, देखो मैं आपको बताऊं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी, जबकि हम अपनी खबरों में पहले भी बता रहे थे, जब ये कोरोना का मामला नहीं चला था ना, उससे पहले सरकार ने रेबड़ियाँ बांटी साहब ज़बरदस्त। और रेबड़ियाँ कैसे बांटी कि साहब 50 करोड़ रुपए प्रत्येक ग्राम पंचायत को दे रहे हैं, 5 करोड़ इस ग्राम पंचायत को दे रहे हैं, यहाँ से पेयजल परियोजनाएं शुरू होने वाली है, यहाँ से होने वाली है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या विकट रूप लेती जा रही है। फराजपुर से एक दर्शक हैं, वो लगातार हमारे पास मैसेज भेजते हैं कि सर क्या हुआ, रैगर मोहल्ले में बिल्कुल पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। टैंकरों के लिए जब सरकार ये कह रही है, हमने ही अपनी खबरों में ये बताया था कि आप पहले ही बजट जारी कर दिया, तो वो बजट गया कहाँ? क्यों नहीं टैंकरों से पानी की सप्लाई हो पा रही है? क्यों नहीं पानी का जो मामला है ये बड़ा जी का जंजाल बनता जा रहा है, इसकी व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। पानी घोटाला तो नहीं होगा, ये बता दो, क्योंकि हिंदुस्तान तो लिखता आ रहा है इतिहास लगातार घोटालों के। तो कहीं कोई नया जल घोटाला तो नहीं होने वाला कि ग्रामीण क्षेत्र को भी आपने पैसा दे दिया, शहरी क्षेत्र में भी आपने योजनाएं चला दी और लोग फिर भी प्यासे हैं, लोगों तक फिर भी पानी नहीं पहुंचा पा रहे आप। तो ये जो मामला है ना पदम जी, ये अब बड़े लेवल का मामला है। कोरोना के मास घोटाला निकला था। तो बिल्कुल हम खुद इस बात के समर्थन करते हैं कि पीने के पानी की जो समस्या है वो विकट रूप धारण लेती जा रही है, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। चलिए, तो ये आज की दिन भर की तमाम खबरें थी, और इसके अलावा कोई और खबर आई है? रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने को लेकर के मेडिकल कॉलेज प्रशासन असमंजस में। अच्छा, कुछ मरीजों ने रिएक्शन होने की शिकायत। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। ये जो इंजेक्शन है इसकी भी कालाबाजारी हुई है। एक बहुत बड़ा गैंग इसमें पकड़ में आया है जो नकली इंजेक्शन बना रहा था और वो लोगों तक सप्लाई हो रहा है। बताइए आप कितना गिर गए हम, है ना? ये कालाबाजारी वाले हैं ना, सबसे पहले तो ईश्वर इनका करो कुछ ना कुछ इंतजाम, और ये भगवान ही कर सकता है। ये पॉजिटिव भी नहीं होते कम वक्त, ये कम वक्त तो पॉजिटिव भी नहीं होते। आप बताओ, इंजेक्शन के अंदर भी कालाबाजारी, जिस इंजेक्शन की सबसे ज़्यादा इस समय आवश्यकता पड़ रही है उसी में बहुत बड़ा घपला मिला है। पूरा गैंग पकड़ में आया है वो, और नकली इंजेक्शन बना रहा था वो। सैनिटाइजर डाल रखा था सर, ये देखो आप, है ना, PCM उसमें डाल रखी थी। तो ये कंडीशन है। चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि ये तो हिंदुस्तान है साहब, और यहाँ ऐसा ही चलता है और चलता आ रहा है। हमको भी आदत पड़ रही है, प्रशासन को सुनने की आदत है, हमें कहने की आदत है। हम कहते रहेंगे, वो सुनते रहेंगे। वो डायलॉग है ना, तो भारत महान। हाँ, ऊंची दुकान फीके पकवान, खादी की लंगोटी चांदी का पिकदान, और 100 में से 80 बेईमान, और फिर भी मेरा भारत महान। ठीक है ना, वो मैं बार बार कहता हूँ। चलिए, आज जाते जाते एक छोटा सा शेर जो दर्द बयां करता है वो भी आपको सुना देता हूँ। मैंने पढ़ा था आज, कहीं किसी ने ट्विटर पर मुझे भेजा था, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगा मौजूदा हालात को देख करके, कि वे चैन से सो रहे हैं शहर बेचकर, वो चैन से सो रहे हैं शहर बेचकर, कोई सुहाग बचा रही है जेवर बेचकर। बाप ने उम्र गुजार दी घरौंदे बनाने में, बाप ने उम्र गुजार दी घरौंदे बनाने में, बेटा उसकी सांसें खरीद रहा है बही घर बेचकर, बेटा उसकी सांसें खरीद रहा है बही घर बेचकर। और आखिरी जो तबसरा है वो ये है कि बर्बाद हो गए हैं कई घर दवा खरीदने में, बर्बाद हो गए हैं कई घर दवा खरीदने में, कुछ लोगों की तिजोरी भर गई जहर बेचकर। बात गहरी भी है और बड़ी भी है, और उन काला बाजारियों के लिए भी है कि इतने भी मत गिरो कि लोगों की सांसें भी आप छीन लो उनसे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। और
हाँ, वो जो मुहिम है उसका मैंने जिक्र कर दिया, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो हमारी मुहिम चल रही है, आपके पास जो भी दवाइयाँ बचती हैं, प्लीज़ आप प्रकाश मेडिकोज पर जा कर के उन्हें जमा करवाएं ताकि लोगों को लाभ मिले। हालांकि वहाँ से अच्छी खबर हमारे पास में आ रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, और लोग ना सिर्फ दवाइयाँ बल्कि अब हमारे पास में ऑक्सीजन के लिए भी और मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए भी हमें कॉल कर रहे हैं, अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हम भी तैयार हैं उनका सहयोग करने के लिए। पदम जी बोलो, कोरोना से ठीक हुए सभी भाई प्लाज्मा दान करें। देखिए कल्लू भाई, प्लाज्मा दान करने का जो मामला है या इस तरह की जो अपील है, मेरे ख्याल से प्रशासन के द्वारा की तो जा रही है, लेकिन अभी शायद ये जल्दीबाजी होगी। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है कल्लू भाई कि अभी ये जो सेकंड स्ट्रेन है ना, इसको ज़्यादा समझ नहीं पाए हैं, इसलिए सबसे अच्छा इलाज एक ही है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, डॉक्टर के संपर्क में रहें और प्रकृति के करीब रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई कोरोना नहीं है साहब। अगर आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, लड़ने का मादा आप में है, तो हम बड़ी से बड़ी जंग भी जीत सकते हैं। अखबारों में ऐसे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, मीडिया में ऐसे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, किसी का 80% ऑक्सीजन लेवल गिर गया था, 20% पे 25% पे लोगों ने जंग जीती है सर। तो ये जंग जीती जा सकती है, और इम्पॉसिबल तो खुद ये कहता है, आई एम पॉसिबल। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।